गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है तुम लोगों के? तो अक्षिता जी, आज कम कम बच्चा है अपने पास, है ना? क्या Yes. कारण रहा होगा? हाँ भाई, तुम बताओ जसनदीप सिंह, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक ठाक? और हकीकत, नाम भी तेरा तो हकीकत है ना? सार्थक यादव, अंशुल शर्मा। तो अक्षिता जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? पानीपत से सर। पानीपत से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। हाँ, फिर से बोलो, कौन बोलना चाह रहे थे? अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, तब तक थोड़े थोड़े से बच्चे और आ जाए अपने पास। आधों की तो होली की वजह से नींद नहीं खुली होगी। कल इतना रंग लग गया कि आज तो ना पूरी थकावट सी होके रखती है। बस सर, आज क्या करना चाह रहे हो? मान्या शर्मा। मान्या शर्मा, तुम कहाँ से हो? आसना मित्तल। आसना मित्तल पहले तो नहीं आई थी। हाँ बेटा, पहले आए थे आप पुरानी वाली क्लास में, लास्ट क्लास में। Yes, sir. अच्छा। सार्थक, क्या हाल है यस भाई? सर। क्या हाल है तेरे? बढ़िया। होली होली हो गई अच्छे से? बढ़िया सर, आप बताओ। आज कौन से चैप्टर पढ़ना है तेरे को? कोई भी पढ़ा दो सर। तो अक्षिता है अपने पास, अंशुल शर्मा, चैतन्य, है ना? Yes, sir. दीक्षा, जसनदीप। चलो करते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं ना। आज 3D के अंदर है ना, हम लाइन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 2 क्लास में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, तो 1 मार्क के, 2 मार्क के, 6 मार्क्स के, लगभग यही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे ना। इससे सिमिलर क्वेश्चंस ही पेपर के अंदर आएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना। हो सकता है तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा हो, लेकिन मैं एक इस चैप्टर के क्वेश्चन होते नहीं पेपर में, इवन आफ्टर प्रैक्टिस। बेटा, इसके चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, इसमें कंसेप्ट चाहिए होते हैं कि हमें कब कौन सा कंसेप्ट लगाएं। तो एक बात ध्यान से सुनना कि तुम्हें 2 क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर ही ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जब अगर प्लेन प्लेन का क्वेश्चंस आता है, ओनली प्लेन का, तब भी बच्चे सोल्व कर देते हैं। लाइन का क्वेश्चन आता है तब भी बच्चे सोल्व कर देते हैं। लेकिन जब लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, तब बच्चों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो तुम बीच बीच में मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहना, सर ये कैसे हुआ, है ना, इसकी जगह और क्या कर सकते थे। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, आज फिर से फिजिक्स की ही क्लास होगी। हाँ सर, क्या है, बाहर है, थोड़ा सा घर गए हुए थे, तो उनकी ट्रेन नहीं आ पाई, है ना, किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाए, इसलिए या तो कल क्लास ले लेंगे। हालांकि कल शेड्यूल नहीं है, परसों के दिन तुम्हारा शेड्यूल है। लेकिन फिर भी अगर हमारी कोशिश होगी कि तो तुम्हारी कल हम क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तुम थोड़ा सा ग्रुप में डाल देना, इंटरेस्टिंग सर हमें क्लास चाहिए,
तो उस तरह से तुम्हारा मैनेज कर दें। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तुम क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछना है ना। स्टार्टिंग की थ्योरी तो तुम्हें बहुत इजी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा ना। क्वेश्चंस तुम्हें ही करने हैं आगे चल के। बस मैं 10 से 15 मिनट तुम्हें पहले थ्योरी सिखाऊंगा कि ऐसे से होने वाला है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो मैं बात करता हूँ डायरेक्शन कोसाइन की। देखो मैं ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो बाद में आता है, उससे पहले आता है डायरेक्शन कोसाइन। इसको कोसाइन क्यों बोलते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब एक कोई लाइन है, इसको एल नाम दे दिया है ना। ये एल वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है उनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। लेकिन इस डायरेक्शन एंगल पे अगर हम कोस लगा दें, जैसे इसके आगे लगा दें कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो इनको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या शॉर्ट कट में बोल देंगे डीसीएस, ठीक है। कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको बोलते हैं हम डीसीएस। ये किसके काम आती है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन बताने के काम आती है। किसकी डायरेक्शन? किसी भी लाइन की डायरेक्शन को या किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में काम आती है। इसको हम क्या करते हैं? L, M, N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि L, M, N का मतलब डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता, बस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि L, M, N डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, तो फिर इसको डायरेक्शन कोसाइन नहीं लेना हमें। वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कि L, M, N क्या है? DCS है, तभी हमें डायरेक्शन कोसाइन का यूज करना है, तभी इनको डायरेक्शन कोसाइन लेना है, ठीक है। अब जो डायरेक्शन कोसाइन होती है उनके स्क्वायर का सम एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका एक डेरिवेशन होता है, वहां से निकल कर आता है, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ तुम्हें। इसका क्या मीनिंग हो गया? मतलब कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो अपन आगे करेंगे। तो एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा, और अगर कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा 1 होगा, है ना। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं। बहुत आसान सा है डायरेक्शन रेशो भी। जो एल रेशो एम रेशो एन आता है, मतलब एल एम एन का जो रेशो आता है उसको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशो। एल एम एन का जो रेशो आता है उनको क्या बोल देते हैं? डायरेक्शन रेशो। इसको ए कोमा बी कोमा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से दोनों तरफ ये एरो लगा देते हैं और ए कोमा बी कोमा सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो तुम ज़्यादा चीज़ें मत सोचो, तुम्हें क्या देखना है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम 1 हो रहा है, अगर सम इनका सम 1 हो रहा है तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएगी? डीसीएस हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, तो इन तीनों को क्या बोल देंगे हम लोग? DRS बोल देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है तो डायरेक्शन कोसाइन है, और तीनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता तो उनको डायरेक्शन कोसाइन ना बोलकर DRS बोल देंगे, ठीक है बेटा, उनको DRS बोल देंगे। अगर अब यहाँ से ध्यान से देखो, और अगर हमें DCS गिवन है, सॉरी DRS गिवन है, A, B, C गिवन, क्या गिवन है? DRS टू फाइंड DCS। तो DCS कैसे पता करेंगे बताओ? अक्षिता तुम बताओ कैसे पता करें इसमें DCS, अगर तुमने पहले पढ़ रखा हो तो। L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू कैसे पता करें अगर हमें DRS गिवन है तो? कौन बताएगा? और सारे टर्म्स को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर। हाँ, इसको लिख देंगे A डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, असना मित्तल भी सही करिए, तो तीनों के स्क्वायर का रूट कर देंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है।
अगर हमें DCS, ये इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए, एक एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर हमें DRS गिवन है तो DCS ऐसे निकालते हैं, a डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m कैसे निकालेंगे हम लोग, b डिवाइडेड बाई फिर तीनों के स्क्वायर का सम लगाकर रूट कर देंगे। ठीक है चैतन्य जी। c इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हमें DRS गिवन है और DCS निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर हमें DCS गिवन है तब तो कुछ नहीं करना, रेशो बना देना है, उससे हमें DRS मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है कि अगर हमें गिवन कोऑर्डिनेट हो, क्या गिवन हो, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, जैसे एक पॉइंट तो है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ले लो या कोई एक वेक्टर ले लो। तो इसके DRS कैसे निकालेंगे, इसके DRS कौन x2 minus y2 minus y1 z2 minus। हाँ किसी और से पूछते हैं। दीक्षा बेटा तुम बताओगे, जसनदीप, मान्या शर्मा, कोई भी एनीवन? चलो जो अक्षिता और अंशना ने बताया वो लिख लेते हैं। हाँ अंशुल बताओ। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z2। हाँ x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हमें ऐसे DRS निकालने हैं। ठीक है, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, DCS निकालना हो, जब भी DCS निकालना हो सबसे पहले DRS निकालो। DCS बिना DRS के नहीं निकल सकते, सबसे पहले DRS निकालने होंगे। तो DCS कैसे निकाला जाए इसका, मित्तल जी बताओ। Magnitude x2 minus x1 upon under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। हाँ x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर करना। ठीक है, ये L हो गया अपना, है ना, DCS निकालने के लिए। M निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, y2 माइनस y1 कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसी तरह से जो यहाँ लिखा वही नीचे लिख देंगे। और N के लिए भी क्या कर देंगे, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई होल रूट में तीनों के स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे के DRS आए है ना, DRS आया 2 माइनस 3 5, ठीक है ना, किसी के DRS ये आए निकल कर, और किसी के DRS ये भी आ सकते हैं -2 3 -5। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस चल जाएगा। बहुत सारों के ये भी आ सकता है 4, -6, 10, क्योंकि DRS तो रेशो में है ना, इनको अपन काट के फिर क्या लिख सकते हैं, अगर 2 रेशो में लिखा हुआ है तो 2, -5 लिख सकते हैं। तो तुम ऐसे बिल्कुल टेंशन ना करा करो कि सर हमारे DRS तो ये गिवन है आए हैं और पीछे आंसर में ये लिखा हुआ है। तो पीछे CBSE वाले क्या सोचते हैं, CBSE वाले सोचते हैं कि अगर हमारे पास 2 माइनस लिखे हुए हैं तो 2 माइनस मत लिखो, उसको 1 माइनस में कन्वर्ट करो। तो मोस्टली इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 -3 और 5 आएगा। 2 माइनस को अवॉइड करके 1 माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम ये लिख कर आते हो तब भी तुम्हारा गलत नहीं होने वाला, तब भी सही है। तो अभी तक हमने एक छोटी सी बेसिक थ्योरी पढ़ी है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, और DRS होता है तो उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है ना, ये जरा सी पहचान है। और हमें अगर ABC डायरेक्ट DRS गिवन है तो DCS कैसे निकालें, A डिवाइडेड बाई होल रूट कर देते हैं तीनों का, M निकालने के लिए B डिवाइडेड, N निकालने के लिए C डिवाइडेड बाई होल रूट कर देते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 2 पॉइंट्स के, है ना, पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले DRS निकालो। DRS कैसे निकालेंगे, या तो A में से B को माइनस कर दो या B में से A को माइनस कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो। ठीक है, फिर DCS निकालने के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है और होल रूट लगाना है, y2 माइनस y1 करके होल रूट लगाना। ठीक है, ये हमारी बेसिक थ्योरी थी। अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं थ्योरी।
अब इसके बाद आते हैं हम लोग लाइन पर। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन हम यहाँ पर दो तरीके की पढ़ेंगे, एक वेक्टर लाइन पढ़ेंगे और एक कार्टेशियन लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। कार्टेशियन लाइन, वेक्टर लाइन और कार्टेशियन लाइन एक ही होती है बेटा, इसको अलग अलग सोच के चलोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, दोनों को ही आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कोई भी लाइन होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि अगर एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है, ए पॉइंट से पास होती है जिसके वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है ए और उसकी डायरेक्शन है बी वेक्टर, डायरेक्शन है बी वेक्टर, तो उस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। लेमडा की जगह तुम कोई सा भी कांस्टेंट लगा सकते हो, लेमडा लगा दो, म्यू लगा दो, एस लगा दो, टी लगा दो, जो भी ए बी आर को छोड़ के एबीसीडी में जितने भी लेटर बचते हैं कोई सा भी लिख सकते हो, कोई सा भी सिंबल। तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर वो क्या हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? ए पॉइंट से, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और लेमडा के पीछे जो भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। डायरेक्शन में क्या क्या आता है? डायरेक्शन में आ सकता है डीसीएस आ सकता है, ठीक है, डीआरएस आ सकता है, ये सब चीजें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। या पैरेलल वेक्टर आ सकता है, या फिर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब जिसकी डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो, इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। तो आगे वाला ए वेक्टर है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी धीरे धीरे और सीखेंगे। अगर ए वेक्टर एक लाइन है जो ए पॉइंट से पास होती है और वो बी से भी पास होती है, बी पॉइंट से भी पास होती है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर बी क्या था? वेक्टर था। वेक्टर का मतलब है किसी वेक्टर के पैरेलल है इसकी डायरेक्शन। ये बी पॉइंट से पास नहीं हो रही, किस पॉइंट से पास हो रही थी? ओनली ए से पॉइंट से पास हो रही थी। तो यहाँ पर तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें लाइन किस किस से पास हो रही है? दो पॉइंट से पास हो रही है। तो कोई भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन बनानी है अंशुल बाबू, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है चैतन्य, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और दूसरी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। 11वीं क्लास में एक पॉइंट और एक स्लोप की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम 12th में हैं, 3D पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट और डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट तो हमारे पास दो दो गिवन है सर, पॉइंट तो हमारे पास दो गिवन है, तो दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो, ए वाला पॉइंट ले लो या बी वाला ले लो, इक्वेशन सेम आती है, बिल्कुल टेंशन ना करो। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन में या तो डीसीएस निकालेंगे या डीआरएस निकालेंगे या पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, कुछ भी एक निकाल सकते हो। तो मैंने सिखाया था भी कि अगर दो पॉइंट गिवन हो, दो वेक्टर गिवन हो, दो पॉइंट गिवन हो, तो उन दोनों को आपस में माइनस करने से क्या निकल जाता है? डीआरएस निकल जाता है, दोनों को आपस में माइनस करने से। तो यहाँ पर डीआरएस क्या हो जाएगा हमारे पास? डीआरएस हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर, क्योंकि दो पॉइंट थे, यहाँ पर पॉइंट नहीं था, यहाँ वेक्टर था, है ना, और पॉइंट ए था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? दो पॉइंट है, तो डीआरएस कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके निकालेंगे। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो, ए ले लो या बी ले लो, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा और पीछे क्या लिख देंगे डीआरएस में? बी माइनस ए वेक्टर। नहीं सर मेरा तो ये मन नहीं है, मैं तो पॉइंट ए नहीं लेना चाहता, मैं तो पॉइंट क्या लेना चाहता हूँ? बी वाला लेना चाहता हूँ। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट बी ले लो, क्योंकि पॉइंट बी भी है, तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हो। अब तुम्हारा आंसर हो सकता है वहां पीछे ये लिखा हो, तुमने ये लिख दिया हो आंसर में, तो बिल्कुल टेंशन ना करो, दोनों ही सही है। एनसीईआरटी वाले दो दो आंसर नहीं लिखेंगे पीछे आंसर की में, तो इसको लेके परेशान ना हो कि सर मैंने ये लिख दिया था तो ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है तो ये लिखे। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, दोनों ही राइट आंसर होंगे, दोनों में ही सही सही जवाब आएंगे। दोबारा सिखाता हूँ बेटा, बिल्कुल घबराओ नहीं। हम लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो लाइन की इक्वेशन में क्या था हमारे पास? एक वेक्टर लाइन और एक कार्टेशियन लाइन थी, ठीक है। अभी हमें तुम्हें वेक्टर की फॉर्म में बता रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास दो सिचुएशन आएगी,
दो क्या क्या सिचुएशन आएगी कि हमें एक तो पॉइंट गिवन होगा और हमें एक वेक्टर गिवन होगा और बोला जाएगा कि लाइन की इक्वेशन लिखो, पॉइंट और वेक्टर। तो अगर हमें पॉइंट और वेक्टर गिवन हो तो ये वाला फॉर्म होता है लाइन की इक्वेशन लिखने का। इसमें आर वेक्टर को तो ऐसा कैसा चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में ए वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, जिस पॉइंट से वो लाइन पास होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर लैम्डा लगाकर जो बी वेक्टर लिखा जाता है, लैम्डा की जगह म्यू भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। यहाँ पर डायरेक्शन कौन है, बी वेक्टर। डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, डीसीएस, डीआरएस और पैरेलल वेक्टर। इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज लिख सकते हो, तीनों ही सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो पॉइंट तो हमारे पास ए वेक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गई बी वेक्टर। लेकिन अगर हमें पॉइंट और डायरेक्शन ना देकर हमें क्या दे दिया जाए कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है, ए वेक्टर से और बी वेक्टर से। तो जब अगर दो पॉइंट से लाइन पास होती हो तो हमें सबसे पहले एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर हमें पॉइंट गिवन हो तो भी पढ़ के आए थे हम लोग डीआरएस में क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन या डीआरएस। दोनों पॉइंट को माइनस करना, बी में से ए माइनस कर दो या ए में से बी माइनस कर दो, चलेगा। तो हमारे पास डायरेक्शन आ गई। पॉइंट हमारे पास दो दो गिवन है, एक ए है और एक बी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेटा आर वेक्टर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। फिर क्या लिखते हैं, पॉइंट प्लस लैम्डा लगाते हैं, फिर लिखते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये होती है लाइन की इक्वेशन। तो आर वेक्टर में सबसे पहले पॉइंट ए लिखो चाहे बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक लिख दो, प्लस लैम्डा। डायरेक्शन में क्या लिखना है तुम्हें, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट गिवन हो तो माइनस कर दो, बी माइनस ए वेक्टर। मेरा डायरेक्शन का क्या मतलब था, डायरेक्शन का मतलब है तुम्हें तो डीसीएस लिखना है या डीआरएस लिखना है या पैरेलल वेक्टर लिखना है। इस कंडीशन में हमें कोई पैरेलल वेक्टर गिवन था इसलिए पैरेलल वेक्टर लिख दिया। इस कंडीशन में हमें डीआरएस आसानी से निकल रहे हैं तो हमने डीआरएस लिख दिया। कोई कंफ्यूजन है अभी तक यहाँ पर, दीक्षा तुम बताओ कोई कंफ्यूजन है, हकीकत, जसनदीप चैट में डाल दो कोई दिक्कत हो, असना, अक्षिता, ठीक है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लो। जब भी अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी, चलो यहाँ पर बताओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 वेक्टर या म्यू b2 वेक्टर। अब असना मित्तल से पूछना, बेटा इस लाइन में पॉइंट क्या है, a1 वेक्टर है b1 वेक्टर है, A1 अंशुल तुम बताओ ये b1 वेक्टर क्या चीज है यहाँ पर इस लाइन में, डायरेक्शन है, R1 लाइन है। हाँ आर वाली लाइन की डायरेक्शन है b1 वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन है, डायरेक्शन। a1 वेक्टर डायरेक्शन नहीं है, a1 वेक्टर पॉइंट है। चैतन्य तुम बताओ इसमें क्या क्या है, a2 क्या वेक्टर है, a2 वेक्टर क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को, बहुत बढ़िया। हकीकत तुम बताओ b2 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सर डायरेक्शन को। डायरेक्शन को, बहुत बढ़िया बात। तुम्हें बस इस चीज को पता करना है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना सा तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल टेंशन ना करो, ठीक है। पॉइंट और डायरेक्शन को हमें आना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम, कार्टेशियन लाइन। तुम्हारी बहुत बेसिक क्लियर होते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ, फिर मैं तुम्हें उठा लूंगा ऊपर बाद में। तो अब कार्टेशियन लाइन में क्या होगा, हमें पॉइंट गिवन होते हैं, वेक्टर फॉर्म नहीं गिवन हमें, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि एक लाइन जा रही है, वो ऐसे बोल देंगे एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है और a इज इक्वल टू हमारे पास है x1, y1, z1, ठीक है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के DRS हमारे पास गिवन है a, b, c, ऐसे गिवन, ठीक है। जैसे हमें ऊपर गिवन था कि एक पॉइंट है और हमारे पास ये वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर के पैरेलल ना देकर हमें पॉइंट दे दिया और हमारे पास DRS दे दिए। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें,
तो 3D में कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखने का ये मेथड होता है x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1। जो x1 y1 z1 है वो होता है पॉइंट, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है x1 y1 z1 पॉइंट हो गया। और जो नीचे डिवाइड करके लिखते हैं यहाँ पर हम डायरेक्शन लिखते हैं a b c। डायरेक्शन का क्या क्या मतलब है यहाँ पर? डायरेक्शन का मतलब हम यहाँ पर DRS लिख सकते हैं, है ना, ABC लिख सकते हैं, DCS लिख सकते हैं, L, M, N लिख सकते हैं, या कोई वेक्टर A1 I के B1 J के C1 K के अगर हमें गिवन है तो A1 B1 C1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है तो उसको तो x में से माइनस कर करके लिखना है, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1। और नीचे क्या लिखना है? डायरेक्शन। लाइन की क्या लिखनी है यहाँ पर? डायरेक्शन। डायरेक्शन में वेक्टर DCS हो सकता है, DRS हो सकता है, या कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अगर हमें वेक्टर नहीं गिवन और ऐसे बोल दिया जाए कि एक लाइन है वो दो पॉइंटों से पास होती है, x1 y1 z1 x2 y2 और z2, ठीक है, इन दो पॉइंटों से पास होती है। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो फिर वही चीज की जरूरत है, एक पॉइंट और एक DRS, एक पॉइंट और एक DRS। अब पॉइंट तो हमारे पास एक नहीं दो है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, DRS कैसे निकालें? तो दो पॉइंट से अगर हमारे पास DRS निकालने का फॉर्मूला पता है हमें कैसे निकालते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इधर से मान्या शर्मा से। मान्या शर्मा, तुम बोल सकते हो? Yes, sir. x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1. बहुत बढ़िया। दो पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग z2 माइनस z1 ऐसे माइनस करके DRS निकाल सकते हैं। अब हमें पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट सर मैं A वाला लूँ या B वाला लूँ, दोनों में से कौन सा पॉइंट लूँ? तो बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो कोई सा भी पॉइंट लिख कोई सकते हो। सब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। या हम क्या कर सकते हैं, पीछे आंसर ये ना मिल रहा हो तो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 और नीचे फिर डायरेक्शन रेशो लिख दो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। अब ऐसा ना सोचो कि सर पीछे ही लिखा हुआ है और मैंने ये लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे ना मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल टेंशन ना करो। तो ये दो बेसिक चीजें थी कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाए, ठीक है। अब आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं इस चीज को देखते हैं। कि जैसे हमारे पास है r वेक्टर और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है 2i के 3j के प्लस 4k के, ठीक है, प्लस लेमडा i के माइनस j के प्लस 3k के। अब तो इसमें ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, पॉइंट और डायरेक्शन। पॉइंट तो और डायरेक्शन, कार्टेशियन पॉइंट और डायरेक्शन लाइक क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? पॉइंट मतलब तो x माइनस, हाँ बोलो। नहीं यस सर, आप बोल रहे थे। नहीं, आप क्या क्वेश्चन था कि सर पॉइंट और डायरेक्शन किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में देखो कोई भी एक लाइन होती है तो लाइन में दो चीजें फिक्स होती है तभी लाइन काउंट की जाती है, कि एक तो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो और उसकी डायरेक्शन कंफर्म हो तभी एक लाइन होगी। अदरवाइज तो फिर तो प्लेन हो जाएगा अगर उसकी डायरेक्शन भी कंफर्म नहीं है तो। पॉइंट से तो पास हो रहा और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो तो प्लेन हो गया। तो कोई भी लाइन अगर हमारे पास जो इस रूल को फॉलो करती है, जितने भी पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई जेड वो इस रूल को फॉलो करते हैं, मतलब इसमें पुट करो इसमें पुट करो इसमें पुट करो, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हमेशा वो किसी न किसी एक लाइन को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है। अगर एक्स वाई जेड की तुम वैल्यू पुट करते जाओ और तीनों चीजें इक्वल होती जाएगी तो वो उन पॉइंट्स में इक्वल होगी जो किसी एक लाइन को फॉलो कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो लाइन को फॉलो करने वाले पॉइंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर। अब हमारे पास ये बताओ कि ये वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मान्य तुम बताओ एक बार और, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट। पॉइंट, तो पॉइंट हो गया हमारे पास 2, 3, 4, ठीक है ना। मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास डायरेक्शन है DRS क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीछे वाला 1, -1 और 3। तो जो नहीं बोला उससे बुलाते हैं। जसनदीप तुम बताओ, चलो बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी
लाइन की इक्वेशन, इसको लेकर x माइनस क्या लिखें, x minus 2, x minus 2, y माइनस 3, बोथ y minus 3, z और minus 4 बहुत बढ़िया, और नीचे क्या divide लिखें, by 1 minus 1 और और 3, 3. ठीक है। तो इस तरह से अपने को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास लिखा हुआ x माइनस 3, y माइनस 4, z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3, ठीक है ना, दीक्षा से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो दीक्षा बताएगी बेटा इसको तुम्हें ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? अक्षिता तुम बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कैसे निकालें? पॉइंट इनको 0 0 करके निकाल लो। 3x माइनस 3 को 0 करा दो, 3 4 5 4 5, ये पॉइंट हो गया। 5. और DRS क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3, ये DRS हो गए, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, R वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट में क्या करो, 3 4 5 है तो इसमें i कैप j कैप k कैप लगा दो, 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। अब तुम्हारी इच्छा हो जो लगाओ, यहाँ पर लैम्डा लिखो, म्यू लिखो, टी लिखो, एस लिखो, तुम्हारी इच्छा हो जो लिख दो, है ना। मोस्टली लैम्डा लिखते तो हमने लैम्डा लिख दिया। फिर 1i कैप या फिर i कैप लिख सकते हो डायरेक्ट, 2j कैप, है ना, डायरेक्शन ये है 1 2 3, 3k कैप। इस तरह से तुम्हें आपस में एक दूसरे में चीज कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। बिल्कुल सही, सही लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से तुम्हें आपस में एक दूसरे से चीजें कन्वर्ट करते आनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसमें x y और z इनके कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक तो सबसे पहले एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, और ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए 2x नहीं लिखा होना चाहिए, 1 ही लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा तो उसको पहले सबसे पहले सही से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, एक बार ढंग से सिखाओ, दोबारा से सीखते हैं। कि मेरे कहने का मतलब है यहाँ जैसे 2x माइनस 3 अपॉन 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 माइनस वाई अपॉन 3 लिखा हुआ है, और z प्लस का 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा और मुश्किल कर देते हैं, 3z प्लस 1 बाई 2 लिखा हुआ है। पहले थोड़ा सिंपल ही करते हैं ना, z प्लस 1 लिखा हुआ। अब इसमें DRS क्या होंगे, तो DRS 4 3 2 नहीं होंगे, अब भूल जाओ ये तो। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर +1 नहीं आ रहा, y का कोफिशिएंट +1 नहीं आ रहा, केवल और केवल z का आ रहा है। तो हमें x का कोफिशिएंट, जसनदीप माइक म्यूट कर लो, है ना, सब्जी की बातें चल रही है ना, सबके घरों में यही चलता है अभी सुबह सुबह। चलो कोई नहीं, है ना। अब हमें x y और z के कोफिशिएंट क्या बनाने हैं, 1 1 बनाने हैं, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको क्या करो, या तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, या जबरदस्ती इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस 3/2 अपॉन 4, और इस 2 को 4 से कैंसिल कर दो। यहाँ तो हो रहा है कैंसिल, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैंसिल भी ना हो, फिर देखेंगे। अब यहाँ पर y माइनस 4 माइनस वाई है ना, हमें माइनस का नहीं बनाना, हमें प्लस का बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लो, y माइनस 4 अपॉन 3, और यहाँ तो साफ सुथरा है सही, z प्लस 1/2। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। जेई मेंस में भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन आजकल सीबीएसई में ऐसा कुछ करने लगे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस 3/2 है ना, y माइनस 4, अब 3 को नीचे लाओ, माइनस को, -3, और z प्लस 1/2। अब देखो x y z का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पर अब ध्यान देना है कि पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट क्या होगा, देखो बेटा, इसको 0 करो, पहले वाले को, इस पूरे को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1।
बहुत सारे बच्चे +1 ही लिख देते हैं, जबकि z+1 को 0 करना है तो वहां से -1 आएगा। पॉइंट तो आ गया हमारे पास। अब हमें DCS निकालना है, तो DCS जो नीचे आएगा वो लिख देंगे 2, -3, 2, ये डायरेक्शन आ गई, जबकि पहले 4, 3 और 2 आ रही थी। ठीक है, तो हमें इस मेरे बात नीचे DCS है, DCR है। DRS लिखना है, DRS। क्यों? क्योंकि इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं हो रहा है ना, जब स्क्वायर का सम 1 हो रहा होगा तभी उनको DCS यस बोलते सर। हैं। तो चलो एक तुम करके सर दिखाओ। अगर कोई DCS है, हाँ सर अगर कोई DCS है वो DRS भी हो सकता है। हाँ, DCS DRS भी हो सकता है। सारे DCS तो DRS तो होंगे सही, लेकिन DRS वही DCS होंगे जिनके स्क्वायर का सम 1 हो रहा हो। सम 1 होगा, ओके सर, ठीक है। चलो इसको करो। इसका बताओ, पॉइंट और DRS बताओ, है ना, इस वाले का। जिसको आ रहा हो कर लो, नहीं आ रहा हो बिल्कुल टेंशन ना करो, है ना, मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे करके। देखो ये कोई डांस वगैरह तो है नहीं, जल्दी से सीख जाते हैं। मैं से आराम आराम से कंटिन्यूटी में बन के करो। हालांकि तुम्हें ये सब चीजें आती होगी ऑलरेडी पहले, लेकिन मेरे को ये सब चीजें पढ़ानी पड़ेगी ताकि जिनको नहीं भी आती है वो करें, और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा फिर, है ना। 3D बहुत बढ़िया से आता है, केवल मैं पर्टिकुलर चीजें लिखाऊंगा, तुम्हें वही ध्यान देना है। उन मेथड से क्वेश्चंस करोगे थोड़ा जल्दी होगा। तुम्हें भी बहुत कुछ आता है, बस थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और जो सिली मिस्टेक है वो निकालनी है, पॉलिश करने की जरूरत है बस तुम्हें। सो डायरेक्शन कौन- रेशियो अगर हम लिखें तो वो फ्रैक्शनल हो सकता है, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी तुम लिख लो, फिर मैं पॉइंट सिखा आ दूँ। गया लिख लिया। सबसे पहले 2 सर, आ कॉमन गया लेते हैं। हाँ, 1/2/3, है ना, मेरे को भी सिखाते जाना। माइनस का 2 कॉमन ले लिया, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पर। -y-2/6 टाइप कर दो अगर तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो। और जिसको समझ में नहीं आ रहा ना बेटा, बोल देना, है ना, यहाँ अपन सारे ही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब x + 1/2, अब 2 से 3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इस 2 को नीचे ले जाते हैं अपन, है ना, 3/2 लिख देते हैं। 3/2 ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। और z + 1/3/2 कर दिया ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब पॉइंट तो हमारे पास आ गया, यहाँ से देखते ही पता लग रहा है कि x + 1/2 को 0 करेंगे तो -1/2, फिर 2, फिर तो -1/3। -1/3। ठीक है ना, पॉइंट तो आ गया। अब डायरेक्शन रेशो में एक बार चेक करता हूँ किस किस क्या है। 3/2 i के बेटा डायरेक्शन, हाँ ठीक है, लेकिन कार्टेशियन पढ़ रहे हो ना, तो इसमें लिख देना। हम मान्या शर्मा का 3/4j पहले वाला होगा शायद ये तो। चलो देखते हैं। अब डायरेक्शन है हमारे पास 3/2, ठीक है, -3 और 2। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल में हटाना है। डायरेक्शंस जो भी रेशो आते हैं ना DRS, वो फ्रैक्शनल में नहीं आते, तो इसमें से 2 हटा दो। 2 कैसे हटाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल नहीं कर देते बचपन में, 3/2 रेशो -3 2, तो क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर 3 रेशो -6 रेशो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 -6 और 4, ये आंसर आया। तो तुम्हारा ये आंसर लिखा रहेगा वहां पर 3 -6 4। अगर तुम ये लिख के आते हो तो फिर मार्क्स कटेंगे इसके, क्योंकि डायरेक्शन पॉइंट्स में नहीं आता। जो अगर किसी ने 1.5 भी लिखा होगा वो भी गलत है। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा इसी में लिखो, 3 -6 और 4। अगर बाई चांस ऐसे आता 3/2 -3 और 2/3 ऐसे लिखा हुआ आता, तो फिर हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको करेंगे तो 18, तो 9 - 18, और इसको कितने करेंगे 6 से, तो 4 आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशो आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला। इस तरह से पॉइंट्स पे ना लिख के आए, थोड़ा सा सही करें, और एकदम से क्लिक होना चाहिए माइंड में ये सब चीजें, कि x, y और z का कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव आना चाहिए और +1 आना चाहिए, तभी पॉइंट और डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और तरीके से लिखा हुआ है तो फिर वो डायरेक्शन रेशो गलत हो रखा है तुम्हें। अब दूसरी चीज एक और लिखता हूँ,
ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में? जहां नहीं आया वो पूछ लेना बेटा, है ना? फिर धीरे धीरे अपनी बॉन्डिंग बनेगी तो फिर तुम्हें नहीं भी आएगा तो मेरे को पता लग जाएगा, अभी थोड़ा सा पता नहीं लग पा रहा। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू, कहीं ऐसा ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्या लिख देते हैं बच्चे? आई कैप प्लस एस माइनस 1 जे कैप 3s माइनस 2 के कैप, और कुछ और लिख देंगे इस तरह का कुछ कि t माइनस 1 आई कैप 2t प्लस 3 जे कैप, थोड़ी राइटिंग समझना, है ना? 2 के कैप लिखा। अब इसको भी वो लाइन बोलते हैं और इसको भी लाइन बोलते हैं, वेक्टर लाइन बोलते हैं ना, वेक्टर लाइन। अब वेक्टर लाइन में अब हमें पॉइंट और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो पॉइंट और डायरेक्शन कैसे निकालें फिर? तो इसको हमने तो पढ़ा था लेमडा या म्यू आना चाहिए, जबकि लेमडा और म्यू नहीं, कुछ भी आ सकता है ना? कुछ भी लेटर आ सकते हैं इंग्लिश के, या फिर कोई भी सिंबल आ सकता है, @ के वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर SS आ रहा है लिखा हुआ, तो इन SS वालों को अलग करना है, ठीक है, और बिना S वालों को अलग करना है। तो कैसे लिखें? आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना बेटा ना, S जे कैप माइनस जे कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के कैप को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3s के कैप माइनस 2 के कैप। अब SS वालों को अलग कर लो और बिना S वालों को अलग कर लो, तो आई कैप इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे और इसको लिख देंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप ब्रैकेट प्लस S जे कैप प्लस 3s के कैप। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दें? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस S बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर कितना बच गया? जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला 1 माइनस 1 माइनस 2, और डायरेक्शन में क्या आ गई हमारे पास? डायरेक्शन में आ गई 0 1 3, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है ना? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। तो इस तरह से तुम्हें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देंगे तो तुम्हें खुद से इनको सही से अरेंजमेंट करना है। अब तुम ये वाला करके दिखाओ कि इसमें पॉइंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये करो। करो अक्षिता, असना मित्तल, अंशुल शर्मा, चैतन्य, हकीकत, हेमंत गौर। हेमंत बेटा समझ में आ रहा है? तुम थोड़ा सा लेट आए हो। हितेश, मान्या शर्मा, किसी एक बच्चे का पॉइंट आ गया है, चैतन्य का। DRS आ रहे हैं 120। चलो चेक करते हैं, सभी बच्चे करें और रेस्पॉन्स दें कि क्या क्या आंसर आ रहा है। t माइनस 1 आई कैप, केवल चैतन्य का जवाब आया अभी। 2t प्लस 3 जे के प्लस 2 के। एक और बच्चे का जवाब आया है, असना मित्तल। लड़कियां कमाल कर रही है ना। अंशुल शर्मा जी कुछ करो यार। हकीकत, सिंबल चेंज करने में मस्त हो रहा है तू, है ना? काम वाम कर लिया अगर, कभी टाइगर का सिंबल लगाता है, कभी किसका सिंबल लगाता है। और किसका आ गया? मान्या शर्मा का आ गया ना। चलो मैं करता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, टी आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप को अंदर मल्टीप्लाई किया 2t जे कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आर वेक्टर है ना, माइनस आई कैप, बिना टी वालों को एक साथ कर लो, 3 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस टी का करा तो आई कैप प्लस 2 जे कैप।
-1,3,2 1, ठीक है ना, ये अलग अलग हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये पॉइंट हो गया। तो अंशुल का जवाब आया, हितेश शर्मा का जवाब आया, मान्या शर्मा का जवाब आया, हसना मित्तल, रिया लेट आई हो आज, क्या चक्कर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा गामा आर कोसाइन एंगल्स, ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर कोसाइन एंगल, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू पता करो। अभी मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, उससे करो ये। अच्छा रिया जी नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी कोशिश करा करो अपनी तरफ से, है ना। देखो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है ना, कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, तो कंपनी दे रही है तो तुम थोड़ा सा अच्छा सा बेनिफिट करो। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम पढ़ाएं वही तुम्हें पढ़ना है, तुम अपनी तरफ से भी चैप्टर वगैरह रिकमेंड कर सकते हो कि सर हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ऐसे करना है। लेकिन मोस्टली बच्चों के ना ये 3D चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया। एक और सर है, वो भी पढ़ाएंगे तुम्हें, सब अभी छुट्टियों में गए थे। तो देखो बेटा, हमने पढ़ा था आज की कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। तो हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा है ना, 1 1 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 1 करने से 2 साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आंसर आ गया। अब किस किस ने जवाब दिया? अंशुल ने जवाब दिया है, असनान ने जवाब दिया है, हितेश, मान्या, है ना। अब तुम्हें अगर नहीं आ रहा हो तो पूछा करो, है ना। जसनदीप कहाँ गायब हो गए थे बीच में बेटा? किसी बंदी बंदी का फोन आ गया था क्या? हेमंत, हकीकत, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा छत वत में चले जाओ उधर, है ना। अगर किसी और का फोन आता ना अभी तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, वीडियो कॉल करते रहते हो तुम लोग। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी तो सुबह सुबह इसलिए क्लास रखी हमने भी, पहले तो शाम को प्रोग्राम था, लेकिन दिन भर इंस्टा चलाने में टाइम खत्म हो जाता है ना, नेटवर्क खत्म हो जाता है, इसलिए तुम्हारी क्लास सुबह के टाइम रखी गई है। फिर भी कितना सा नेट मिलता है, तो ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को अच्छे से? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम्हें ना। अब क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी तो मैंने बहुत सारी पढ़ा दी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the equation of a line passing through -2, 4, -5, find the equation of a line passing through -2, 4, 5 and which are parallel to the line। राइटिंग जहाँ समझ में नहीं आया ना वहाँ पूछ लेना ना, मेरी बहुत सुंदर सी राइटिंग है ये। क्या करें अब? 4 - 3 -5 z + 8/6। हमें क्या पता करना है? एक इक्वेशन पता करनी है लाइन की, कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। कुछ नहीं बोल रखा तो कार्टेशियन फॉर्म में ही पता करना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो। अब वो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं अभी इतनी देर से बोल रहा था
कि किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक पॉइंट और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन में डीआरएस पता हो, डीसीएस पता हो या पैरेलल पता हो, तीनों चीजों में से कोई एक चीज पता हो। मित्तल साहब का जल्दी से डन हो गया। ऐसा क्या खाते हो मित्तल साहब? लड़कों को पता नहीं क्या ही हो गया ना, सारे जवाब ही लड़कियां लड़कियां दे रही है। हकीकत कुछ तो कर बेटा। हेमंत, चैतन्य, थोड़ा वो चैतन्य साहस दिखा रहा है। शर्मा जी भी कुछ कुछ करते हैं। बाकी सारी जंग तो लड़कियों ने जीती हुई है आज। करो भाई करो। हाँ भाई, मान्य शर्मा का कुछ ना कुछ आया है। तो वो इक्वल टू गलत टाइप हो गया, वो इक्वल टू नहीं है बीच कोई में। नहीं बेटा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन तेरा गलत जवाब हो गया यार। मान्य शर्मा का गलत जवाब हो गया, थोड़ा सा और ध्यान दो। अंशुल शर्मा का गलत जवाब। हितेश का गलत जवाब। कुछ जरा सी मिस्टेक है, जरा सी, थोड़ा ध्यान दो, मैंने बताया थी तुम्हें, हमने चालाकी करी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। यस सर सर। मिल गया ना? हाँ, पकड़ के रखो, कुछ गड़बड़ हो गया, तीनों बच्चों का एक साथ गलत हुआ है, यही तो गलत होता है तुम्हारा वहां पे। चैतन्य का सही जवाब आया है। जशनदीप का बिल्कुल सही जवाब। किस हम जवाब देते हैं तो बिल्कुल सही देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। इसका हकीकत का फिर गलत हो गया है ना, हकीकत का गलत हो गया है जवाब, थोड़ी सी मिस्टेक है, जरा सी मिस्टेक है, बस इसको सुधार कर लो, हकीकत तुम्हारा लाइव बन जाएगी, है ना। एक्यूरेसी पे ध्यान दो। खा लेता हूँ। हितेश का अब सही जवाब आया, बिल्कुल राइट जवाब। अंशना मित्तल का सही जवाब, मान्य शर्मा का सही जवाब। हाँ, तुम्हें समझ में आ गई अब गलती। अब देखते हैं बेटा, हेमंत बाबू, रिया, बाकियों का देखते हैं ना कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले देखो, पॉइंट तो हमें गिवन है ही सही, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, y का कोफिशिएंट 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, प्लस का 1 आना चाहिए, तब हम पॉइंट और डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पॉइंट 1 बनाना है, ठीक है रिया बेटा, ध्यान देना कि x y z के कोफिशिएंट प्लस के 1 आने चाहिए, नहीं आ रहे हो तो हमें खुद बनाना है। तो y माइनस कॉमन लो, तो y -4 अपॉन माइनस का 5, z प्लस का 8/6। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो DRS आते हैं ना, वो नीचे जो लिखे होते हैं वो DRS होते हैं। तो DRS क्या हो जाएंगे अपने पास, 3, 5, 6। अब ये DRS हो गए और ये पॉइंट हो गया। अब हम हमारी इच्छा अनुसार दोनों लाइनें लिख सकते हैं। अगर हमें वेक्टर में लिखना है तो -2i के 4j के -5k के पॉइंट लिख दिया। अब लैम्डा लगाओ चाहे म्यू लगाओ, इस बार में म्यू लगा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा अनुसार जो इच्छा हो वो लिख सकते हो, ठीक है ना। लैम्डा म्यू का कोई चक्कर नहीं है। अगर हमें कार्टेशियन में लिखना है तो हमें क्या करना होता है, x माइनस पॉइंट माइनस करना होता है, माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y -4 हो जाएगा और z माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, डिवाइड 3, 5, 6। ये दोनों ही सही जवाब है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। अगर हमें क्वेश्चन कार्टेशियन में लिखा हुआ है तो तुम भी कार्टेशियन में लिख दो, अगर हमें वेक्टर में लिखा हो तो तुम भी वेक्टर में लिख दो, जब कुछ नहीं पूछा गया हो। अब जब पूछा गया हो तो उस फॉर्म में लिख दो। तुम इस बार तो थोड़ा सा उलझन में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, वो सोल्व करना है। अब उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो कल मैंने और ये तुम्हें, सिलेबस में क्या हुआ टॉपिक? कोई बात नहीं बेटा, इसमें कट गया ना, लेकिन किसी न किसी उसमें आ जाएगा, प्लेन वगैरह में आ जाएगा। पढ़ लेते हैं, है ना। सीबीएसई में तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हूँ बताओ? ऐसा हो सकता है क्या कि जो टॉपिक्स कटे हुए हैं वो कहीं और इंक्लूड हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब ये तो मिले जुले ही है ना, इनके बिना काम नहीं चल पाता, इसलिए ये वाले हैं। तो पढ़ा दो। पढ़ा देते हैं ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो पढ़ भी लिया था अपन ने, a डॉट b अपॉन मोड a मोड b वेक्टर, ठीक है ना। दो
लाइंस नहीं, दो वेक्टर्स के बीच में, लाइंस बाद में देखेंगे। टू वेक्टर्स, कौन कौन से दो वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसके बीच में हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन में एक लाइन लिख दी हमने, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, आर इज इक्वल टू लिख दिया a2 प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ठीक है, दो लाइनों की इक्वेशन लिख दी। अब इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो जब भी एंगल निकालते हैं, है ना, दो लाइन के बीच में, कि एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है और उनके बीच में एंगल पता करो, तो उनके डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालते हैं, है ना। कभी भी लाइन के बीच में नहीं होता एंगल, जो निकलता है दो लाइन का हमेशा उनकी डायरेक्शन के बीच में निकलता है, कि एक इसकी डायरेक्शन इधर जाने वाली है, इसकी डायरेक्शन इधर जाने वाली, इनके बीच में एंगल निकलता है, डायरेक्शन के बीच में एंगल निकलता है। तो अब तुम बताओ कौन बताएगा भाई इधर से? मित्तल साहब, अंशुल शर्मा से पूछते हैं। एक लड़की और थी, अक्षिता, अक्षिता कहाँ गायब हो गई? चलो अंशना से पूछना, अर्चना से। बैटरी लो हो गई इधर। तो बताओ बेटा, इसमें डायरेक्शन कौन है? A1 B1 A2 B2 में से डायरेक्शन कौन है इन चार में से? अर्चना जी तुम बताओ, डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? B2 B1 एंड B2। ठीक है, A1 और A2 तो पॉइंट थे, अभी अपन ने इतनी देर से डिस्कस किया कि A1 और A2 तो पॉइंट थे, डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? B1 और B2, है ना। तो जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं के बीच में एंगल निकालते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास? B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो हम एंगल निकाल लेंगे B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मोड B1 वेक्टर मोड B2 वेक्टर। इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकाल दिया। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन के बीच में निकालना है। अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है इस तरह से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन और लेट कर रहा हूँ, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन a2 b2 एंड c2। तो हमें जो भी एंगल निकालना है इनके डायरेक्शन रेशो के बीच में निकालना है, a1 b1 c1, और इसमें a2 b2 c2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसको i कैप j कैप k कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर हो गया a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, a2 j कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड। जैसे b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, इसलिए इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है और उसके DRS गिवन है, तो हमें दो लाइनों के बीच में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a1 a2 के बीच में लिखना है, a1 b1 के बीच में लिखना है। तो हमेशा डायरेक्शन के बीच में लिखना होता है, b1 और b2 के बीच में एंगल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? धीरे धीरे इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास थीटा इज, बोलो। जो ये एंगल है थीटा, वो 0 to 2 पाई है या 0 to पाई है? ये वाला 0 to पाई है, 0 से पाई के बीच तो में हाँ बोलो। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ऊपर वाला नेगेटिव आया तो हमें मॉड लगाना होगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। देखो दो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल, अब इनके बीच में क्या कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर? कभी भी वो तो बन नहीं सकता। जैसे एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो एक तो ये वाला एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो दो लाइनों के बीच में, कभी भी दो वेक्टर के बीच में 0 से पाई के बीच में एंगल बनेगा। पाई से बड़ा तो एंगल बन ही नहीं सकता। खुद ही देखो तुम, दो लाइनों के बीच में, दो लाइनों के बीच में कभी भी पाई से 2 पाई के बीच में एंगल नहीं बन सकता। दो लाइनों के बीच में हमेशा एंगल ही 0 से पाई के बीच में बनेगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सेकंड मतलब एक्यूट एंगल है, और इसकी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट कर। तुम चाहो तो मोड लगा दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। इतना डिटेल में हम बात करेंगे जब तुम्हारा 12th क्लास खत्म होकर जेई मेंस की तैयारी करेंगे तब।
ठीक है, अभी अपन सिंपल सी बातें कर रहे हैं, नहीं तो अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ा है ना, इसमें बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है अभी मेरे लिए, है ना, लेकिन मैं भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नॉर्मल चलने देते हैं। सीबीएसई हम लोग और ये बहुत मुझे समझ नहीं आया कि आइडियली तो यही था ना कि cos थीटा इज a डॉट b, और बट यहाँ पे तो हमने b1 b2 लिया है, a b क्यों नहीं लिया? ए वो आप डॉट एक और बार बताइए। ए डॉट बी का मतलब तो होता है बेटा कि हमें एंगल किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, ए और बी के वेक्टर के बीच में निकाल रहे हैं। ए डॉट बी का मतलब हम क्यों फॉर्मूला लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया करते थे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसलिए हम ए डॉट बी ले लिया करते थे कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल पता करो, मतलब हम इनके डायरेक्शन के बीच में एंगल पता करते थे। लेकिन यहाँ तो लाइन के बीच में एंगल पता कर रहे हैं, तो लाइन में क्या है हमारे पास कि हमें b1 वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो गई एक लाइन की, दूसरी लाइन की डायरेक्शन हो गई b2 वेक्टर, ठीक है, तो इनके बीच में हम एंगल पता कर रहे हैं, समझ आ इसलिए गया। हमने b1 डॉट b2 लिखा है। अगर हम b1 b2 की जगह कुछ और होता तो कुछ और लिख देते हैं यहाँ पर। और कोई क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पूछते रहो तब मजा आता रहता है ना, तुम्हें भी लगना चाहिए ना टीचर को आता है भी नहीं आता, पता नहीं कौन है कौन पढ़ा रहा है पता ही नहीं है, थोड़ा सा विश्वास होगा ना तब जाके। तो अगर हमारे पास तुमने एक दो चीजें बताई कि अच्छा सर अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच में b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 वेक्टर मोड b2 वेक्टर है, इस फॉर्मूले को याद मत करना। देखो सबसे बड़ी बात तो b1 डॉट b2 याद नहीं करना तुम्हें, फिर तो तुम कंफ्यूज होने वाले हो। तुम्हें तो ध्यान रखना है कि लेमडा और म्यू के बाद जो वेक्टर आता है, लेमडा और म्यू के बाद जो वेक्टर आता है उनका डॉट प्रोडक्ट करना है और उनका मैग्नीट्यूड लगाना है। लेमडा के बाद b1 आए, a1 आए, c1 आए, कुछ भी आए, है ना, b1 डॉट b2 फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूला तो ये याद करना है कि a डॉट b अपॉन मोड a मोड b होता है, लेकिन a वेक्टर की जो वैल्यू है वो b1 है और b वेक्टर की जो वैल्यू है वो b2 है, ऐसे याद करना है। फॉर्मूला याद करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला केवल दिखाने के लिए है, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ से दो मेजर क्वेश्चन और उठते हैं कि अगर जैसे हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b1 एक लाइन है और दूसरी लाइन है, यहाँ r1 r2 लिखो या ना लिखो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, a2 प्लस लेमडा b2 वेक्टर है। इफ बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तब तो क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने जो दो लाइनें ऊपर लिखी थी ये वाली दो लाइनें ना बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ना इनके DRS है। तो अगर ये दोनों लाइनें भी क्या होती है अपने पास थीटा 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर होती है, तो इनके DRS कितने होंगे, इनको सोल्व करने पर कितना आएगा, अंशुल जी तुम बताओ, शर्मा जी, अगर कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा तो पता नहीं बेटा ना, कुछ फ्री फायर चला रहा होगा साइड में बेटा। हकीकत तुम बता सकते हो कोस थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, फिर सिर्फ a1 a2 ही आ जाएगा। हाँ यहाँ पर आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा सा कचरा सा हो गया। और थीटा 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री का मतलब होता है बोथ लाइन When lines are parallel. आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल हो। तो चैतन्य बाबू दोनों लाइनें पैरेलल होगी ना, तब क्या करना है हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों डायरेक्शन रेशो जो DRS थे उन DRS का रेशो सेम होगा, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, ये सिचुएशन होगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये लिख लो तुम लोग। अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा, और दोनों लाइनें पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होगा, उनका रेशो सेम होगा। अगर कोई हमसे कहे कि देखो मैं ना सिचुएशन बताता हूँ तुम्हें, आई कैप जे कैप के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप
और इधर लिख देते हैं इंक्लाइन और 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। अभी दोनों लाइनें पैरेलल होगी या नहीं होगी, बस इतना सा जवाब देना है। तो पहली वाली के देखो पैरेलल है। पैरेलल है क्योंकि 2 3 2 आ रहा है डायरेक्शन, सेकंड वाली की डायरेक्शन आ रही है 4 6 4। रेशियोज इक्वल है सर इनका। हाँ, इनके रेशो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला 2 3 2 हो रहा है और नीचे वाला हो रहा है 4 6 4 को भी 2 3 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके रेशो आपस में इक्वल हो रहे हैं। डिवाइड करके देख लो 2/4 3/6 2/4, उससे भी आइडिया लग जाएगा। चलो एक और बताओ कि अगर किसी के DRS, हाँ किसी के DRS है 1 1 -2 और किसी दूसरी लाइन के DRS है -1 -1 2, अब क्या होगा? -1 सेकंड कॉमन। में माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे, तब भी DRS आपस में सेम होंगे। ठीक है, चलो तुम्हें बहुत सारी बातें सीखने को मिली है। अब आगे क्वेश्चंस करो, है ना। नहीं समझ में आया वहां पूछ लेना ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं लिखा जाए किसी दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लिया करो, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा हो लेना, लिखना चाहो तो लिख लो। लिखने वाले ज्यादा ठीक होंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट लिख लिया करो, सारे तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो 1 - x अपॉन, थोड़ा बड़ा सारा हो जाएगा, 3 = 7y - 14 अपॉन 2 लैम्डा = 5z - 10 अपॉन 11। एक लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी 7 - x अपॉन 3 लैम्डा y - 5 अपॉन 1 = 6 - z अपॉन 5। इसमें बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पता करो। तो लैम्डा की हमें पता है कि अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती है, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0 होंगे, मतलब इसके DRS और इसके DRS आपस में 0 होंगे, ठीक है। मान्य शर्मा जी गलत आंसर आया तुम्हारा 5, दोबारा चेक करो। तो हमें क्या निकालना है? DRS निकालना है। DRS निकालते वक्त तुम्हें ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। इसी तरह से x, y और z के कोएफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, उसे DRS निकाला जाए। मान्य शर्मा जी फिर गलत है तुम्हारा, हकीकत बाबू फिर गलत हो गया, दोबारा से चेक करें, आराम आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें। माइनस, देखो माइनस बनाओगे तो सबसे पहले लिखेंगे x - 1 नीचे 70/11 आ रहा है। हाँ वो गलत आ रहा है बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दोबारा चेक करो। सर एक मिनट थोड़ा और टाइम दे दो करने को। हाँ करो, आराम से करो। मैं बस थोड़ा जिसको नहीं आ रहा है ना, एक दो रिया है उसने पहले नहीं पढ़ा, उसके लिए कर रहा हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम ही करो, है ना, मेरी तो और मेहनत बचेगी। y - 2 अपॉन, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो 2 λ/7 लिख देंगे नीचे, = z - 2 डिवाइडेड बाई 11/5। तो इसके DRS आ गए -3 2 λ/7 11/5। x y z के कोएफिशिएंट 1 1 होने चाहिए थे ना। चैतन्य के गलत जवाब, अंशुल शर्मा जी का भी गलत जवाब है। तो जो मेरे पास लिखा हुआ है सर 70/11। अभी चेक करते हैं बेटा, है ना, इन्होंने कुछ और आंसर आ रहा है इनके, मैं बता नहीं सकता अभी तुम्हें वो। हितेश शर्मा का सही जवाब, अक्षना मित्तल का सही जवाब, फिर तो ठीक आ रहा है ना। अक्षना मित्तल और हितेश का बिल्कुल सही जवाब है। चैतन्य, अंशुल, जसनदीप इनके गलत जवाब है ना। देखो सर आंसर 7/2 आ रहा है। नहीं, आंसर 7/2 नहीं आ रहा। तुम कोशिश करो, मैं बता नहीं सकता अभी आंसर, नहीं तो फिर तुम्हारा वही आना शुरू हो जाएगा, मैंने बताया ना।
रिया जी है ना, बाकी लोग देखते जाए, हितेश वगैरह, इसमें से माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x -1 और -7 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 3 लैम्डा बाई 7 हो जाएगा, y -5/1 हो जाएगा और माइनस कॉमन लेंगे तो z -6/-5 हो जाएगा। अब इसमें -3 लैम्डा बाई 7 1 -5 ये आया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। माने शर्मा का गलत जवाब, करो भाई करो। अब इनको आपस में ना मल्टीप्लाई करना है, ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया, तो -3 लैम्डा बाई 7 प्लस 2 लैम्डा बाई 7 है ना, नीचे यहाँ प्लस का 1 है ना, गलत लिख दिया होगा, +1 है, प्लस 11/5 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। अब इनको करो सोल्व। 9 लैम्डा बाई 7 प्लस का 2 लैम्डा बाई 7 माइनस का 55/5 -11 सॉरी 5 से 5 कर दिया, -11 इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व कर लो। 11 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 11। अब तो यहाँ से तो बिल्कुल कमाल कर ही दिया सर होगा। आंसर -11 7 लैम्डा बाई 7, लैम्डा इज इक्वल टू 7 आंसर आया। अब चेक करो तुम्हारा कहाँ गलत हुआ है ना, कैलकुलेशन देखो। तो सबसे पहले जवाब आया था हितेश शर्मा का और आसना मित्तल जो भी नाम है, निखिल सिंह भी आया ना, आगे पीछे आ रहे हैं बच्चे थोड़े थोड़े से। देखो कंटिन्यू बना रहोगे तो तुम्हारा बेनिफिट होगा ना, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जो अपनी क्लास में है, उनको भी तुम ज्वाइन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। पता नहीं कंपनी क्या सोचती है, अच्छा ही है खैर। चलो नेक्स्ट पैटर्न पकड़ते, आ जाओ। आ गया ना समझ में, वहां पे जहाँ गड़बड़ हुआ देख लेना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तुम्हारी और कुछ भी नहीं है, बाकी तो तुम इंटेलिजेंट हो। फिर लिखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from 3, -1, 11 to the line x/2, y -2/3, z -3/4. Also write the perpendicular equation of line. करो भाई करो। हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द 3 -1, 11 टू द लाइन। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन क्या होता है ना, लाइंस में नहीं पूछते, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछते हैं प्लेन के अंदर जाके, लेकिन वहाँ प्लेन में फिर अपन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो मैं तुम्हारा यहीं से बेस तैयार करता हुआ लेके जा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें कि एक लाइन है, कोई सी भी एक लाइन बना सकते हो है ना अपनी इच्छा अनुसार, और एक पॉइंट है 3, -1, 11 है ना। पॉइंट को ए नाम दे देते हैं कि एक पॉइंट ए है। अब हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, मतलब इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना दो, 90 डिग्री बना दो। तो ये जो पॉइंट आया ना बी, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। या तो हमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछते हैं या फिर इमेज वाला पूछेंगे। इमेज का मतलब क्या होता है कि इस ए पॉइंट को और नीचे लेके जाओ,
जितनी डिस्टेंस ऊपर है ए से बी उतनी डिस्टेंस नीचे लेके आओ ए डैश, इसको बोलते हैं इमेज। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है ना, अब मैं वैसे सिखा रहा हूँ तुम्हें कि इमेज का क्या मतलब होता है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा दो इसको ना, ये परपेंडिकुलर है। तो 3 - 1, 11 है, और हमें अब क्या पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और जो ए बी लाइन है मतलब ए और बी से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हितेश बाबू का जो आंसर आया है अभी चेक करते हैं। तो अब कैसे करा जाए, तो इस क्वेश्चन को करने के देखो, एक तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले बहुत सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे फिर। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो, इस लाइन को तुम क्या करो, लैम्डा के इक्वल कर दिया करो। जो भी हमें लाइन गिवन है इस लाइन को किसके इक्वल कर दो, लैम्डा के इक्वल, और हर वैल्यू को तुम्हें लैम्डा के इक्वल ही रखना है। जैसे x/2 = लैम्डा, तो x = क्या कर दिया हमने, 2 लैम्डा कर दिया। यहाँ y - 2 = 3 कर दो, = लैम्डा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे। नहीं, सिंपल सिंपल तुम तो बस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि इस पे क्या करना होता है, लैम्डा के इक्वल, एक बार करो भी सिखाता हूँ। तो x की वैल्यू डायरेक्ट 2 लैम्डा आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 2, और z - 3/4 = लैम्डा करेंगे तो z = 4 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x y z की जो वैल्यू आई, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। एक पॉइंट आता है, पॉइंट कौन सा आता है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पर कोई सा भी एक जनरल पॉइंट तुम लेट कर सकते हो, इस लाइन पे कोई सा भी एक जनरल पॉइंट तुम लेट कर सकते हो। अगर तुम इसको लैम्डा के इक्वल करके, है ना, x y और z की वैल्यू निकालने से जो पॉइंट आता है, ये बहुत बार काम आएगा, ये वाला जो मेथड कर रहा हूँ ना मैं, इस लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट निकालना। और भी मेथड इसको करने का, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और उस मेथड से करेंगे तो फिर सिंगल सिंगल क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये वाला पॉइंट हमने लेट कर लिया, कोई सा भी हो सकता है डॉट डॉट में से, मैंने लेट कर लिया कि ये पॉइंट बी वाला है। बी के अकॉर्डिंग तुम्हें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब देखो इस जो ये वाली लाइन थी, ये वाली जो लाइन है, इसका डीआरएस क्या होंगे, ये वाले डीआरएस होंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो यही थी, 2, 3, 4। ठीक है, ये लाइन के डीआरएस हो गए, और इस ए बी लाइन के डीआरएस निकाल सकते हैं हम लोग। ए बी लाइन के डीआरएस निकालकर इस लाइन के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि दो लाइन के अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके डीआरएस का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। बोलो बेटा, दोबारा से रिपीट करो। कैसे निकाले इस लाइन के? क्या करवा, इसके डीआरएस तो 2, 3, 4 हो गए, क्योंकि ये लाइन पे निकालना था हमें, यहाँ गिवन था 2, 3, 4 हो गए। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, एल वाली लाइन और ए बी वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब अभी हमें पढ़ के आए थे कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डीआरएस का 0 होता है, मल्टीप्लीकेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो एल के डीआरएस तो ये हमें गिवन है नीचे 2, 3, 4, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इस ए बी लाइन के डीआरएस कैसे निकालें, तो इस ए बी लाइन के डीआरएस कैसे निकालते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट x2 पता हो, - x1। हाँ, अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो अंशना जी मित्तल साहब क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। लैम्डा माइनस 3। हाँ, तो ये सर दोनों जनरल को, पॉइंट में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर। हाँ, जनरल पॉइंट में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 लैम्डा माइनस 3, है ना, 3 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 है ना, क्योंकि 3 लैम्डा प्लस 2 में से -1 करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, और 4 लैम्डा माइनस 8। 4 लैम्डा माइनस 8 हो गया। तो ये ए बी के कोऑर्डिनेट हो गए, ए बी के डीआरएस हो गए, कोऑर्डिनेट नहीं, ए बी के डीआरएस, ये ए बी के डीआरएस हो गए, और ये लाइन के डीआरएस है। दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 को 2 लैम्डा माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 2 को 2 लैम्डा माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 6, 3 को 3 लैम्डा प्लस 3 से करना है, मतलब 9 लैम्डा प्लस का 9, और 4 को 4 लैम्डा माइनस 8 से करना है,
मतलब 16 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0 करना। ये कंडीशन लगाई हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 वाला। अब इनका सम करते हैं। 29 लैम्डा हो गया माइनस 36 में से माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 0। 29 लैम्डा। अब लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब लैम्डा की जो वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, जनरल पॉइंट में पुट कर दो। तो जनरल पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2,5,7 आंसर। तो जब भी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, है ना, इस बात का ध्यान रखना, जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो ये प्लेन में बहुत काम आएगा, है ना, ये वाला मेथड। इसलिए मैं इस मेथड से लेके जा रहा हूँ। फॉर्मूला भी होता है एक, लेकिन उससे सोल्व ना करें, फॉर्मूले भी ना थोड़े लेंथी हो जाएंगे, मैं लिखवा भी दूंगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको लैम्डा या म्यू के किसी के भी एक के इक्वल कर दो, वहां से एक जनरल पॉइंट निकाल लो। जनरल पॉइंट ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करने से ए बी के डीआरएस आ जाएंगे जनरल पॉइंट में से, और इस लाइन के डीआरएस हमें गिवन होंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करके 0 करते ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा हो गया हमारे पास 1, तो उसको जनरल पॉइंट में पुट कर दो, तो जनरल पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के 2, 5, 7। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी तक किसी बच्चे को? सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन आफ्टर लैम्डा स्टेप। बेटा मान्य शर्मा तुम थोड़ा सा ना बोलो, कहाँ से लैम्डा, तो बहुत सारी जगह आ रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। नहीं सर, आपने समझाया तो मुझे समझ आ गया। ठीक है, आपने अभी फिर बता दिया था मुझे। और निखिल सिंह हम पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे बेटा, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक दिन में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, सारे चैप्टर कवर करवा देंगे। अभी तो 10 क्लासें रखी है सबकी। अगर हमें लगता है कि तुम्हारा रेस्पॉन्स ठीक आ रहा है, सब चीजें ठीक चल रही है, तो क्लासें बढ़ा भी देंगे। चलो ये हमारे पास आ गया 2, 5, 7 आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है बाई चांस, है ना, अभी पूछा भी गया है कि इमेज ही पता करो। क्या पता करनी है? इमेज। तो इमेज के कोऑर्डिनेट लिख लें अगर हम लोग x1 y1 z1। तो हमें पता है कि जो इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस पे ऊपर ए पॉइंट है ना। ए और ए डैश दोनों आपस में सेम डिस्टेंस पे होंगे इस लाइन से। तो ये जो बी वाला पॉइंट हुआ ना, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। दोनों का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। दोनों का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। किस किस का? ए डैश का, और ए का मिड पॉइंट कौन हो रहा होगा? बी हो रहा होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है हमें कि x1 + x2/2 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3/2 कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएंगे? इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएंगे, मतलब 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x1 को सोल्व करेंगे तो 4, 3, 1 आ जाएगा। अब y1 प्लस ऊपर वाला कर देते हैं, तो y1 प्लस -1 मतलब -1/2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू हो जाएगी 11, सोल्व करेंगे तो। अब इसी तरह से क्या कर देंगे, z1 प्लस यहाँ पर है 11, यहाँ 11/2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो जो 1, 11, 3 आया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज को। तो जब भी अगर तुम्हें इमेज निकालनी होगी बेटा, तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जरूरी है। डायरेक्ट इमेज नहीं निकाल सकते, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला में मत जाओ तुम। डायरेक्ट पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर उसके बाद क्या निकालो? इमेज निकालो। ठीक है, उसके बाद क्या निकालो? इमेज निकालो। ठीक है, अब हमें एक और चीज पूछी गई थी यहाँ पर कि राइट द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाए? तो हमारे पास तो दो पॉइंट है, एक 2, 5, 7 है और एक 3, -1, 11 है। तो इनसे मिलकर बनाने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है तुम्हें, कैसे बनाई जाए। तो जब भी हमें लाइन की इक्वेशन बनानी होती तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक डीआरएस की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट तो हमारे पास दो है, 2, 5, 7 लिख लो या 3, -1, 11 लिख लो। ठीक है ना, कोई से भी दो पॉइंट लिख सकते हो, 2, 5, 7 और 3, -1, 11। ठीक है, अब हमें कौन बताएगा भाई इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाए? सर x - 3/, हाँ पहले डीआरएस बताओ, डीआरएस कैसे लिखने हैं? डीआरएस जरूरी है, दो पॉइंटों के माइनस कर देंगे। 3 में से 2 - 3, 2 - 3 -1, इससे ये माइनस करो चाहे इससे माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 + 1, 5 + 1 6 हो जाएगा।
और 7 माइनस 11 -5 -4 4। लेकिन इसमें ना 2 माइनस आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी Yes, वाले ये चाहते हैं कि 2 माइनस वाला मत लिखो, तुम तो एक माइनस वाला लिखो अगर 2 माइनस आ रहे हैं तो फिर इसको लिख देंगे हम 1 माइनस 6 4, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है ना, समझ में आया ऐसा क्यों लिखा, ताकि तुम्हारा आंसर थोड़ा जल्दी मैच करे। यस सर। अगर तुम ऊपर वाला लिख के आते हो तब भी सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, लेकिन नीचे वाला लिखोगे तो फिर थोड़ा इंटेलिजेंट समझे जाओगे कि नहीं बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, पता है इसको चीजें। तो हमें लिखना है x माइनस 2 पॉइंट लिख दो, y माइनस 5, z माइनस 7 डिवाइडेड बाई DRS लिख दिया 1 माइनस 6 4। अब कोई बच्चा सर पॉइंट में तो ये लिखना चाहता हूँ तो तुम ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सही होने वाली है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये समझ में आया। अब इसमें बताओ किस किस को समझ में नहीं Yes, आया। रिया बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? यस सर। ठीक है, पूछ लिया सर करो। हम हाँ, इक्वेशन भी देख सकते हैं ना, क्या देख सकते हैं बेटा? हम इसमें वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना, हाँ, मतलब वेक्टर, स्पेसिफाई नहीं करा हो। हाँ वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमें किस में गिवन था, सारा का सारा ही कार्टेशियन में गिवन है, वेक्टर का कहीं भी नाम नहीं आ रहा, तो हमें मोस्टली ये क्वेश्चन कार्टेशियन में ही लिखना चाहिए। ठीक है ना, तुम्हारे जो अगर एनसीईआरटी में तुम चेक करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आंसर मिलेगा पीछे। अगर ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें, गलत कोई नहीं निकालता, लेकिन फिर वो ओवर स्मार्ट माने जाते हैं थोड़े से कि सर इसमें कुछ कहीं वेक्टर का लिखा हुआ ही नहीं है, तुमने वेक्टर लिख दिया। गलत तो कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, है ना। ये वाला करवाना चाहता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब तरीके से करते हैं बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, दोनों चीजों में बतानी है, वेक्टर में बता दो और कार्टेशियन में बता दो। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, थोड़ी सही से राइटिंग लिखता हूँ ना, नहीं तो गालियां दोगे तुम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 and perpendicular to each other, perpendicular to two lines, दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, x माइनस 8/3, और दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है y प्लस 19/-16, z माइनस 10/7 एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 15/3, y माइनस 29/8, z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, हमें एक ऐसी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी जो 1, 2, -4 से पास होती है और इन दोनों लाइनों के आपस में क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, इन दोनों लाइनों के आपस में परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा समझो फिर करना शुरू करना, हालांकि तुम्हें आता भी होगा, कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि देखो एक लाइन है और वो किसी एक पॉइंट से पास होती है ना, 2, 3, 4 या 2i कैप 4j कैप, है ना, 3j कैप 4k कैप से पास होती है और किसी b वेक्टर के पैरेलल है, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के पैरेलल है। ठीक है, तो इस वेक्टर को कैसे लिखें, इस लाइन को कैसे लिखें, तो 2, 3, 4 तो हमारे पास हो ही गया पॉइंट। अब इसके डायरेक्शन और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल है। तो फिर हमें इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये जरूरी नहीं होता कि ये लाइन की ही डायरेक्शन हमें गिवन हो, इसके पैरेलल लाइन के अगर हमें डायरेक्शन गिवन है तो दो लाइनों की डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल है, तो इसकी भी यही होगी जो इसकी होगी। ठीक है ना, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कुछ और दे दिया है और कुछ और लिया है। इस पूरी चीज को समझाने के पीछे क्या कारण है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं अपन, कि हमें एक लाइन है जो इससे पास होती है और इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल तो नहीं है, इसके DRS अलग है और इस लाइन के DRS अलग है, मतलब एक लाइन इधर जा रही होगी, एक लाइन इधर कहीं ना कहीं जा रही होगी। इस लाइन को हमने L1 और L2 लेट कर लिया।
और हमारी जो इक्वेशन निकालनी है जिस लाइन की, उसको L लिख लिया। ठीक है, अब कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि अगर कोई एक प्लेन में दो लाइनें जा रही है किसी एक प्लेन में, ठीक है, तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन भी उसी प्लेन में जाए, परपेंडिकुलर लाइन भी क्या जाए, उसी प्लेन में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दो लाइन आपस में अलग अलग डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अलग अलग, जैसे सेम पैरेलल पैरेलल जा रही हो तो हो सकता है इसके परपेंडिकुलर जा रही हो, लेकिन अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, और डायरेक्शन अलग अलग है, तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन हमेशा इस प्लेन के बाहर जा रही होगी। कहाँ जा रही होगी? बाहर जा रही होगी। मतलब हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। मान लो इसकी डायरेक्शन हमने लेट कर ली कि ए वेक्टर है, इस लाइन की कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो ए वेक्टर लेट कर ली, इस लाइन की डायरेक्शन हमने लेट कर ली बी वेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कोई इसकी डायरेक्शन बता सकता है? समझ में सर कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो आप, है ना, दोबारा से समझाओ। चलो दोबारा से समझाते हैं। देखो ए वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन है, बी वेक्टर की भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी करने से कोई ना कोई नया सी वेक्टर बन जाता हो, है ना, ये ए क्रॉस बी करोगे तो कोई ना कोई वेक्टर बनेगा। तो इस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। नहीं आएगा तो फिर मैं लिखवा दूंगा कि ये सब होता है। देखो डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं करना, देखो क्या करना है कि जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, ए और बी की नहीं, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। देखो समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे लिखा आई क्रॉस जे कैप लिखते हैं ना, आई क्रॉस जे कैप, वो किसके इक्वल होता है? के कैप के इक्वल होता है। मतलब के कैप का मतलब ये हो गया कि आई कैप ये वाला वेक्टर है, जे कैप ये वाला वेक्टर है, और के कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उससे जो वेक्टर आता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा शॉर्टकट में सिखाता हूँ। कुछ बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन नहीं जाना, मैं ये सब चीजें इसलिए गौर दे रहा हूँ कि तुम्हारा वेक्टर में ज्यादा, मतलब जब प्लेन पढ़ेंगे तब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कौन परपेंडिकुलर होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पर ए वाली लाइन थी L1, उसमें अगर हम DRS के बारे में बात करें तो DRS हो जाएंगे 3 - 16 और 7, और इसके DRS हो गए 3 8 और -5। अब हमें क्या लाइन चाहिए? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो उसकी डायरेक्शन और ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे हम लोग? ए क्रॉस बी से निकालेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? इन दोनों का ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो उससे किसकी डायरेक्शन आएगी? ए क्रॉस बी निकालने से वो डायरेक्शन जो आएगी वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी। तुम बताओ असना, मित्तल, अंशुल शर्मा, तुम बताओ समझ में आया क्या क्या बोल रहा था मैं इतनी देर से? नहीं आया है ना? हकीकत तुम बताओ। सर आ रहा है समझ। क्या आ रहा है? चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सर जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और हमें उनसे एक परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन ऑब्टेन हो। हाँ, ये है कि अगर हमें कोई दो लाइनें हैं आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही है और इन दोनों लाइनों की अगर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी हो, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं?
इन दोनों लाइनों की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें कोई भी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही थी, एक पॉइंट की और एक डायरेक्शन की। पॉइंट हमें गिवन है, डायरेक्शन कैसे निकालें, तो जो डायरेक्शन कैसे निकालें वो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। अब दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों लाइनों के डायरेक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। बोलो क्या कहना चाह रहे थे? और हम्म जो मेरे इसके फिर डायरेक्शन रेशियोज है 24, 36 और 72, तो इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे या ऐसे ही? क्या क्या है दोबारा बताना डायरेक्शन रेशो? 24, 36 और 72। ये हो रहे हैं, हाँ सिंपलीफाई करो, कट रहे हैं तो इनको कट तो जाएंगे 12 से, बस फिर तो करने होते हैं या फिर ये छोड़? करने होते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखना होता है। सर मैंने आपसे भेजे कुछ। हाँ, अभी चेक करता हूँ। तो इनके डायरेक्शन रेशो क्या क्या थे हमारे पास, 3, -16, 7, मतलब 3i कैप -16j प्लस 7k। और दूसरी चीज है तुम्हारे पास 3, 8, -5 दूसरी लाइन के, तो 3i कैप प्लस 8j -5k। अब इन दोनों से हमें कैसे निकालना है, एक क्रॉस भी निकालना है। एक क्रॉस भी के लिए क्या करें, डिटरमिनेंट लगा दो, i कैप j कैप k कैप कर दो, है ना। एक क्रॉस पे से निकाल देते, तो 3, -16, 7, 3, 8, -5। एक क्रॉस भी निकालो या बी क्रॉस से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों में सेम ही आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्शन में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको सोल्व करना है। जब भी तुम्हें दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन के DRS चाहिए, दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन के DRS चाहिए, तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। सिंपल है, ठीक है ना। इस बात को तुम लिख लो पेपर में। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछते हैं और सीबीएसई में पूछते हैं, 100% है, पूछेंगे। लाइन में ना पूछेंगे तो प्लेन में पूछेंगे, ध्यान देना है तुम्हें अच्छे से। दो लाइनों का अगर परपेंडिकुलर लाइन के DRS चाहिए, तो उन दोनों लाइनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सोच लो तुम, अगर हमें दो लाइनों के परपेंडिकुलर तीसरे लाइन के DRS निकालना है, तो वो दो गिवन लाइनों के DRS का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलो आगे सोल्व करते हैं। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 -56 -j के -15 -21 प्लस k के, ठीक है ना, ये सोल्व करना ही जाएगा, प्लस 48। अब माइनस करते हैं इनको, तो 4, 24 i के प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 6, 36 j के प्लस 72 k कैप। ये DRS आ गए, 24, 36 और 72। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 2 से कट रहे हैं लोग, तो 2, 3, 6 ऐसे लिखना है। अब हमारे पास बेटा देखो DRS आ गए, और पॉइंट हमें गिवन था ऊपर, पॉइंट हमें गिवन था यहाँ पर 1, 2, -4, 1, 2, -4 पॉइंट लिख दो, 1, 2, -4। अब हमें पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन पता करनी है, तो पॉइंट गिवन है तो x -1, y -2, +4 और 2, 3, 6 लिख दो, या फिर r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा लगाकर लिख देंगे 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। ध्यान रखना है, सही से लिखना है। DRS अगर तुमने आगे लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे तो क्या आता है हमारे पास, पॉइंट आता है, पीछे डायरेक्शन आती है। हाँ अब सही आ रहा है, हकीकत का ठीक आ गया, अंशुल का ठीक आ गया। ये -3 लिखा तुमने ना अंशुल शर्मा, -3 नहीं आएगा तुम्हारा, प्लस का 3 आएगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, या फिर चेक करो। DRS आएगा 2, 3, 6, तुम्हारा -3 आ रहा है। तो बच्चों तुम्हारी थोड़ा सा ना मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास भी है तुम्हारी फिजिक्स की 1:15 पर, वो ज्वाइन करना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, उसके अंदर प्लेन पढ़ेंगे। थोड़ा सा तुम अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी दिक्कत आती है तुम्हें तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैथ्स वाले में, फिजिक्स वाले में, किसी में टाइप कर देना,
ठीक है। एक और सर है जो तुम्हारी कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, मैं तुम्हें 3D पढ़ाता रहूंगा और जो भी तुम्हारे डाउट्स और चैप्टर होंगे वो लेते रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी फिजिक्स की क्लास अटेंड करो 1:15 पे। Hi sir, thank you.